Hello everyone, welcome back to the new video and today we are going to deal with जॉन बेरीमैन्स पोम हेनरीज अंडरस्टैंडिंग। यानी कि हेनरी के दिमाग में क्या बातें चल रही हैं। हेनरी कौन है? हेनरी अल्टर ईगो है किसका? जॉन बेरीमैन का। साइकोलॉजिकल एनालिसिस होगा करीब करीब हेनरी के दिमाग में क्या चलता है, कैसे चलता है और क्यों चलता है। इस बात पे हम गौर ज्यादा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले शॉर्ट समरी जैसे हमारा सीक्वेंस चलता है वो हम देख लेते हैं। इन हेनरीज अंडरस्टैंडिंग द स्पीकर रिकाउंट्स अ सीमिंगली पीसफुल मोमेंट ड्यूरिंग द स्टे एट अ फ्रेंड्स हाउस इन मेन। मेन एक जगह है, अ स्टेट इन यूएसए, न्यू इंग्लैंड रीजन में छोटा सा एक जगह है, छोटी एक जगह है। वाइल अदर्स आर अस्लीप, सब सो रहे हैं। एंड कंफर्ट सराउंड्स हिम, यानी कि सब आराम से सो रहे हैं और वो भी आराम में ही है, ऐसा नहीं है कि उसको हल चलाना पड़ रहा है, वो भी आराम कर रहा है। He contemplates a sudden haunting impulse to walk। अचानक से उसके मन में एक ख्याल आता है और वो भी ख्याल इतना बेतुका होता है कि वो नेकेड यानी कि सारे कपड़े उतार करके एक कोल्ड ओशन में उतर जाएगा, नंगे पांव उतर जाएगा और कभी लौटेगा नहीं, यानी सुसाइड कर लेगा जबकि सब कुछ आराम से चल रहा है। दिस अब्रप्ट इंट्रूशन, इंट्रूशन मतलब समझो कि अतिक्रमण होता है वैसे तो, कि बिना अनुमति या बिना चाहे कहीं घुस जाना। अचानक से ये सुसाइडल थॉट उसके दिमाग में घुस गया है। इनटू अ काम इवनिंग रिफ्लेक्ट्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड डेप्थ ऑफ हिज मेंटल डिस्ट्रेस, कि वो मेंटली कितना परेशान है, वो मेंटली कितना बीमार है, इसकी तरफ ये इशारा करता है। और वो बाहर के वर्ल्ड में बहुत आराम से रहता है। यानी हेनरी एक अल्टर ईगो है और हेनरी डिप्रेस्ड है। यानी कि जॉन बेरीमैन खुद डिप्रेस्ड है लेकिन दुनिया उनका मजाक ना उड़ाए, इस वजह से ही इज यूजिंग हेनरी एज अ फॉइल फॉर हिमसेल्फ। टाइटल एक्सप्लेनेशन, द टाइटल हेनरीज अंडरस्टैंडिंग सजेस्ट अ मोमेंट ऑफ इंसाइट, यानी कि हम हेनरी के अंदर घुस के झांक रहे हैं। हेनरी के अंदर हम सच में नहीं घुसे हैं लेकिन पोम के थ्रू हम घुस जाएंगे। फॉर कैरेक्टर हेनरी बेरीमैन्स अल्टर ईगो, याद रखना कि हेनरी जो है बेरीमैन का अल्टर ईगो है। हाउएवर द अंडरस्टैंडिंग हियर इज आयरनिकली अ डार्क। अब यहाँ पे देखो एपिफेनी आ गया। एपिफेनी का मतलब समझो मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो अल्टर ईगो है वो डिवाइन नहीं, मैनिफेस्टेशन ऑफ शैतान हो चुका है, मैनिफेस्टेशन ऑफ डार्क सुसाइडल थॉट हो चुका है। द अवेयरनेस ऑफ एन अर्ज टुवर्ड डेथ एंड एडमिट कंफर्ट एंड सिक्योरिटी। अब यहाँ पे देखो कि ही इज एडमिटिंग फॉर डेथ एंड वो एडमिट करता है कि उसके पास कंफर्ट है, उसके पास सिक्योरिटी है, लेकिन तभी भी उसको डेथ ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। सेंट्रल थीम की बात करूं, द सेंट्रल थीम ऑफ द पोम इज इंट्रूशन ऑफ सुसाइडल आइडिएशन, यानी कि उसके दिमाग में अचानक से एक सुसाइडल थॉट आ चुका है। एग्जिस्टेंशियल ड्रेड इनटू मोमेंट्स ऑफ नॉर्मेंसी या फिर नॉर्मेंसी कह लो, मैलसी है, MLCY है, सॉरी, नॉर्मेंसी, highlighting how even peaceful settings cannot suppress inner turmoil and psychological instability। अब तुम ऐसा समझो कि तुम्हारे मन में टर्मोइल चल रहा है, तुम्हारा दिमाग किसी चीज पे फटा जा रहा है या किसी एक चीज से तुम परेशान हो, लेकिन तुमको एक ऐसी जगह बैठाया गया है जहाँ पे लोग मेडिटेशन करते हैं, तो भी तुम्हारा मन अच्छे से नहीं लगेगा। इसी तरह की ये पोम है। क्यों? क्योंकि जब तक तुम मेंटली शांत नहीं हो जाते, यू कांट डू एनीथिंग, तुम्हारा दिमाग बार बार तुमको उसी तरफ लेके जाएगा, घसीट के जाएगा। अब अगर जॉन बेरीमैन डिस्टर्ब्ड हैं और डिप्रेस्ड हैं और वो साइकोलॉजिकली वेल नहीं है, तो हेनरी चाहे जहाँ पे भी रहे, समुद्र में रहे, पहाड़ की ऊंचाइयों पर रहे, कहीं पे भी रहे, वो सुसाइडल थॉट उनको फील होगा। जैसे एक मीम आता है कि बौना चाहे पर्वत की ऊंचाई पे भी खड़ा हो जाए तो बौना है, और देवता अगर कुएं की गहराई में भी है तो देवता है। वही वाली बात है कि आपके आसपास के सराउंडिंग चाहे जैसी हो, आपका जो इनर टर्मोइल है वही आपके दिमाग में चलेगा और वही रिफ्लेक्ट भी होगा। ही वॉज रीडिंग लेट इन मेन, यानी कि वो कोई पढ़ रहा है, ही वही हेनरी है और हेनरी आराम से लेट उठ के पढ़ रहा है। एज 32, लॉन्ग इन बेड, रिफ्लेक्टिंग ऑन एज एंड टाइम, अदर्स आर स्लीप, यानी कि 32 साल का है वो, करीब लेटा हुआ है। जॉन बेरीमैन अपनी ही बात कर रहे हैं, बाकी सब लोग सो रहे हैं। माई गुड वाइफ लॉन्ग इन बेड, यानी कि द वाइफ इज मे बी लॉयल, और वो आराम से सो रही है। ऑल आई हैड टू डू गेट इन टू माई बेड, यानी कि मुझे यहाँ से उठना और जाके केवल सो जाना है। पुटिंग द मेकर
जस्ट जस्ट अ सेकंड, पुटिंग द मार्कर एंड स्लीप, यानी कि मुझे क्या करना है, मार्कर वगैरह हटा करके आराम से कपड़े वपड़े उतार के मैं सो जाऊंगा, और जब मैं सुबह उठूंगा एंड वेक टू अ हॉट ब्रेकफास्ट, यानी कि जब मैं सो के उठूंगा तो मेरे लिए खाना वाना बना होगा, मुझे कुछ करना नहीं है, यानी कि मेरे पास सुविधाएं बहुत ज्यादा हैं। ऑफ द कोस्ट वॉज एन आइलैंड, पिट मनान, यानी कि कोस्ट के बाद एक आइलैंड था और उसको हम बोलते हैं पिट पनान बोलते हैं, यानी कि एक रिमोट आइलैंड है। और वहां पे ये लोग, वो एक इमेज दिख रही है, एक रिमोट आइलैंड की इमेज दिखती है कि कहीं एक गांव में है, वहां से वो जगह दिख रही है। द ब्लफ फ्रॉम रिचर्ड्स, सॉरी रिचर्ड्स कह रहा हूँ मैं इसको, द ब्लफ फ्रॉम रिचर्ड्स लॉन्शीर, यानी कि डेंजरस ज्योग्राफी दिख रही है, यानी देखने में डेंजरस है। और वो भयावह लग रहा है कि एक आइलैंड है और पूरा आइसोलेटेड है और बगल बगल ओशन है। तो ये दिखा रहा है कि मेंटल इंस्टेबिलिटी है, यानी कि दिमाग तो है लेकिन आसपास कूड़ा करकट है। कूड़ा करकट क्यों है? क्योंकि ही इज इन डिप्रेशन, और डिप्रेशन मतलब क्या है कि वो अच्छी चीजें देख ही नहीं पा रहा है। वो ये देखेगा, देखो अगर तुमको बोला गया है कि एक आइलैंड है और तुम्हें वहां जाना है, तो तुम ये देखोगे कि तुम आइलैंड कभी देखोगे नहीं, तुम ये देखोगे कि समुद्र है, समुद्र में शार्क है, और वो जैसे ही मैं उतरूंगा पानी में मैं मर जाऊंगा, मेरा खेल खत्म है, मैं डूब जाऊंगा। पता चला जब तुम अंदर गए तो वो गहरा ही पानी ही गहरा नहीं था, शैलो था, और वहां मछलियां भी नहीं है। तो वही वाली बात है कि मेटाफर फॉर मेंटल इंस्टेबिलिटी की बात हो रही है। अचिल एट 4 o'clock, सुबह का समय है, थोड़ी ठंडी हवा चलने लग गई है। इट ओनली टेक्स अ मिनट, फ्यू मिनट्स टू मेक अ मैन, यानी कि देखो इट ओनली टेक्स अ फ्यू मिनट्स टू मेक अ मैन, इसके तीन चार मतलब हो सकते हैं। पॉसिबली आयरनिक, रेफर्स टू हाउ क्विकली डिस्पेयर और रिजॉल्व कैन फॉर्म, यानी कि तो मतलब है देखो, अगर किसी एक इमोशनल टर्मोइल से तुम जूझ रहे हो, तुम्हारा ध्यान थोड़ा भटक गया, लेकिन अगर कहीं से भी वो बात आ गई तुम्हारे सामने, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्यों खराब हो गया? क्योंकि तुम्हारा ध्यान उस तरफ चला गया जिस चीज से तुम परेशान थे या जिस बारे में तुम परेशान थे। और यहाँ पे एक मतलब ये भी है कि अगर कुछ घटना हो गई तो उसके बाद आप मैच्योर हो जाते हैं, तुरंत मैच्योर हो जाते हैं। तो दो मतलब है यहाँ, अ कंसंट्रेशन अपॉन नाउ एंड हियर, अ फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट, अ पॉज बिफोर डिसीजन, यानी कि अब वो क्या कर रहा है कि वो थोड़ा बहुत सोच रहा है, हेनरी सोच रहा है, बेरीमैन भी सोच रहे हैं इसी के साथ, क्योंकि हेनरी और बेरीमैन एक ही हैं। वो दोनों सोच रहे हैं और अपने आसपास चीजें देख रहे हैं। सडनली अनलाइक बैच, contrasting peaceful order batch with the chaos in his mind, यानी कि आस पास तो बहुत शांति है लेकिन उसके दिमाग में ही हौच पौच और कूड़ा मचा हुआ है। एंड हॉरिबली इट अकर्ड टू मी, मुझे अचानक से एक इंट्रूसिव थॉट आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए। दैट वन नाइट, यानी उस रात, इंस्टेड ऑफ वार्म पजामाज, कि मुझे अपने वार्म पजामास को क्या करना चाहिए, उतार देना चाहिए। आई डिड टेक ऑफ ऑल माई क्लॉथ्स, मुझे अपने सारे कपड़े उतार देना चाहिए। एंड क्रॉस द डैम कोल्ड लॉन एंड डाउन द ब्लफ, यानी कि मुझे लॉन वगैरह क्रॉस करके पानी में कूद जाना चाहिए। इनटू टेरिबल वाटर एंड वॉक फॉर एवर, यानी कि वो पानी कैसा रहेगा, बहुत ठंडा रहेगा, और उसमें मैं हमेशा चलता रहूँ और एक दिन मेरी डेथ हो जाएगी। एक दिन क्या, विद इन 45-50 मिनट्स डेथ हो जाएगी, और वो पेनफुल डेथ होगी। सुसाइडल इमेजरी है अंडर इट, आउट टूवर्ड द आइलैंड, और मैं धीरे धीरे आइलैंड की तरफ चला जाऊंगा। और आइलैंड क्या है, सिंबल ऑफ डेथ है और टोटल आइसोलेशन को दिखाता है। लिटरेरी डिवाइसेस देखो तो एंजॉयमेंट है, बताने की जरूरत नहीं है। सिंबोलिज्म थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको देख लेते हैं। तो आइलैंड क्या दिखाता है, डेथ एंड आइसोलेशन दिखाता है। उसके बाद ब्लफ एंड कोल्ड वाटर क्या दिखाता है, द लाइन बिटवीन लाइफ एंड डेथ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जस्टापोजिशन की पीसफुल सेटिंग है लेकिन डार्क इम्पल्स है। और इपिफेनी आ गया है, इपिफेनी की ये मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन के बजाय मैनिफेस्टेशन ऑफ डार्क हो रहा है। आयरनी है कि वार्मथ और केयर होने के बाद भी वो डेथ की तरफ अट्रैक्टेड है। इमेजरी क्या है, कोल्ड लॉन की है, टेरिबल वाटर की है, और ढेर सारी इमेजरी से पढ़ लेना। कॉन्ट्रास्ट क्या है कि बैच मतलब कि ऑर्डर और हार्मनी का कॉन्ट्रास्ट है, chaos और डिस्पेयर का कॉन्ट्रास्ट है, इंटरनल मोनोलॉग है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई would consider it important. This is the most important thing, and in fact only most important thing for this poem, कि ये जो पूरी poem है, it is completely a internal monologue, reflects Henry's psychological state. Most important question क्या हो सकता है, how does Henry's understanding explore the contrast between external comfort and internal despair? ठीक है, कि बाहर इतना आराम है लेकिन अंदर इतना ताम झाम क्यों मचा हुआ है। लॉन्ग लिव लिटरेचर, लॉन्ग लिव यू ऑल पीपल। होप सो यू लाइक द वीडियो।